गुड इवनिंग क्लास। आप सभी जल्दी से जुड़ जाओ ताकि आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर सके। आज की क्लास में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जो कि आप लोग पढ़ चुके हो। मैं इसको एज अ रिवीजन के तौर पे आपको समझाने जा रहा हूं बेटा कि इसमें क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हैं, कैसे पढ़ा है, क्या टॉपिक है, वो सारी चीजें। तो आज की क्लास में हम लोग सभी अभिक्रियाएं, पहले चैप्टर में जितने टाइप की अभिक्रियाएं हैं वो सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक बार सभी जितने बच्चे देख रहे हैं वो सभी सेशन से जुड़ जाएं और एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हमारे सामने है कि हम लोग पढ़ने वाले क्या है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जैसा कि आप देख रहे हो चैप्टर का नाम ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें आप लोग पढ़ रखे हो कि हम लोग क्या पढ़ते हैं इस चैप्टर में, रासायनिक अभिक्रियाएं। यानी जब चीजें जैसे ए हो गया और बी हो गया, ए और बी कहीं घूम रहे थे, समझिएगा, और घूमते घूमते एक दूसरे के साथ जुड़ गए। ए और बी घूम रहे थे, घूमते घूमते एक दूसरे के साथ जुड़ गए। तो जुड़ गए तो ये जुड़कर क्या बना लिए, कुछ नया बना लिए, कुछ नया बना लिए। तो रासायनिक अभिक्रिया कब होती है, जब कुछ नया बनता है। और वो नया कैसे बनता है, तो दो लोग थे, दो लोग घूम रहे थे, घूमते घूमते वो मिले और मिलने के बाद कुछ नया बन गया। तो अगर ऐसा हुआ तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। उसी तरीके से दो लोग थे, घूम रहे थे, दो लोग थे, घूम रहे थे, मेला देखने गए थे दशहरे का, और बिछड़ गए। और क्या हो गए, बिछड़ गए, और बिछड़ के क्या बना लिया उन्होंने, ए और बी बना लिया। बिछड़ के क्या बना लिया, ए और बी बना लिया। तो इसे हम क्या कहेंगे, ऐसी अभिक्रियाएं को क्या कहा जाएगा, तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण हम लोगों को पढ़ना है। तो ये चीज ध्यान देंगे कि इसमें कैसे अभिक्रियाएं हो रही हैं, क्या हो रहा है सब। पहले आप लोग एक बार कमेंट करो कि ये जो पहला और दूसरी कहानी मैंने बताई, पहली कहानी दो लोग घूम रहे थे, घूमते घूमते मिले और मिलकर कुछ नया बना लिए, उनके बीच में एक नई रिलेशन हो गई, नई दोस्ती हो गई और ये सी बन गया। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे। दूसरा, दो लोग मेला देखने जा रहे थे, मेला देखते 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 दशहरे के मेले में वो बिछड़ गए और बिछड़ के अलग अलग हो गए। तो ये जो दो प्रकार की अभिक्रियाएं हैं जिसमें दो लोग मिलकर एक हो जा रहे हैं, और एक जिसमें एक अकेला, एक दो लोग अलग अलग हो जा रहे हैं, इन दोनों अभिक्रियाओं को, पहली और दूसरी अभिक्रियाओं को हम किस नाम से जानते हैं, पहली बात तो ये बतानी है आपको, ठीक है। किस नाम से जानते हैं वो आप लोगों को बताना है। और रही बात रासायनिक अभिक्रिया की, और रही बात किसकी बेटा, रासायनिक अभिक्रिया की। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इस चीज को एक बार दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर नया परमाणु बनाते हैं, नया परमाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, नया परमाणु बनाते हैं। तो अच्छा, यहां परमाणु नहीं, नया यौगिक लिखेंगे हम, नया यौगिक बनाते हैं, तो उसे रासायनिक क्या कहा जाता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
क्या कहते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब उसमें कोई नई चीज बन रही होती है वो, और उसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम इक्वेशन के तौर पर लिख दें तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो इस पे हम लोग बात करेंगे एक एक करके। तो कुछ कॉमन बातें हैं जो आप सभी जानते हो, पहले उन कॉमन बातों पर हम चर्चा कर ले। उसके बाद फिर हम लोग जितने प्रकार की अभिक्रियाएं हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं उन सभी अभिक्रियाओं पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर ले पहले क्या कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं अभी मैंने आपको बताया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो, जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु जो हो, एक या एक से अधिक पदार्थों के जो परमाणु हो वो पुनर्व्यवस्थित हो। पुनर्व्यवस्थित हो मतलब उनका व्यवस्थित, वो जिस तरीके से व्यवस्थित थे उनमें व्यवस्थित उनकी चेंजेस हो जाए, उनकी व्यवस्था में चेंजेस आ जाए, होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है वो बात समझ में आ गई होगी। किसे कहा जाता है? तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक पदार्थ के नए परमाणुओं का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। बात समझ में आ गया? और इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। वो जो अभिक्रियाएं हुई, कैसी अभिक्रिया? जो मैंने अभी आपको समझाया था सॉरी, कि कुछ लोग, दो लोग घूम रहे थे, घूमते घूमते मिले, कुछ नया बन गया, और आप लोगों ने कमेंट भी क्या किया है कि क्या कहते हैं उसको, उस अभिक्रिया को। और तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले तत्वों तथा बनने वाले पदार्थों, जिनको हम यौगिक कहते हैं, को सूत्र या संकेत द्वारा प्रदर्शित करने की विधि, सूत्र या संकेत द्वारा प्रदर्शित करने की विधि क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसको सूत्र या संकेत द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को हम क्या कहते हैं बेटा? रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण जो है उसको हम लोग दो तरीके से दिखा सकते हैं। कौन कौन सा होता है? दोनों बोर्ड के पेपर में आता है, दोनों पर फोकस करेंगे। एक शब्द समीकरण होता है और एक प्रतीक या सूत्र समीकरण होता है। एक को हम कहेंगे शब्द समीकरण, बोल के, यानी कुछ ऐसा। शब्द समीकरण किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद को शब्दों में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? शब्दों में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहां पे लिख के दिखाया गया, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरीके से और भी कई लिख सकते हैं, जैसे लिखा हमने कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन क्या बन गया? मीथेन। क्या बन गया बेटा? मीथेन। तो जब जो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, अगर हम उनको शब्दों में लिख के प्रदर्शित कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द समीकरण। उसे हम क्या कहेंगे? शब्द समीकरण, वर्ड इक्वेशन। इंग्लिश में कहेंगे वर्ड इक्वेशन, हिंदी में कहेंगे शब्द समीकरण। बात क्लियर है? चलिए बात करते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा ना, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके बेटा ना, बहुत ही आराम से चीजों को समझते हुए चलेंगे। दूसरा है प्रतीक या सूत्र समीकरण।
प्रतीक या सूत्र समीकरण। तो प्रतीक या सूत्र समीकरण क्या होते हैं? तो इस प्रकार के समीकरण में अभिकारक या उत्पाद को, पिछले वाले में अभिकारक या उत्पाद को किसमें लिखा जाता था? शब्दों में। और यहां किसमें लिखेंगे? शब्द में ना लिखकर उनके प्रतीक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। कैसे व्यक्त करेंगे? शब्द में न लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बेटा? उनके प्रतीक में, उनके सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे अभी जो लिखा था वही समझो, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिया था? कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया था। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन के बाद बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा जो आपको एग्जांपल मैंने दिया था अलग से एक और, वो देखो, उसमें क्या था बेटा? कार्बन प्लस हाइड्रोजन अभिक्रिया करके क्या बनाया था? मीथेन। तो यहां लिखेंगे CH4। हाइड्रोजन को H2, 2 होते हैं, संतुलित समीकरण लिखना होता है तो हम संतुलित समीकरण लिख रहे हैं। संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण क्या होता है वो आप सभी लोग अच्छे से जानते हो, हम लोग अभी उसको भी बात करेंगे। बट अभी यहां देखो, बार बार आप देख रहे हो 2 वर्ड आ रहे हैं, एक अभिकारक और एक उत्पाद। जितने बच्चे देख रहे हैं सभी को मालूम है कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक, और जो चीज अभिक्रिया में बनती है वो उत्पाद। जो भाग लिया वो अभिकारक, जो बना वो उत्पाद। जैसे भी अभी समझाएंगे अलग से। अभिकारक किसे कहते हैं बेटा? तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक, इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। ये जो ऊपर अभिक्रिया दी हुई है उसमें आपका कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो अभिकारक है। उत्पाद किसे कहते हैं बेटा? तो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। जैसे उपरोक्त अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद है। इसमें आपका कार्बन और हाइड्रोजन क्या है? ये जो एरो के पहले लिखा है ये होता है अभिकारक। और जो एरो के बाद जितनी चीजें लिखी होंगी, यहां फिलहाल एक है, एक से ज्यादा भी लिखी होती हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? उत्पाद। इन्हें क्या कहेंगे? उत्पाद। तो जो एरो के पहले लिखा वो अभिकारक और जो एरो के बाद लिखा उसे हम उत्पाद कहते हैं। बात क्लियर? चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बात करते हैं। क्योंकि आज हम लोग सारे के सारे जितने भी इसमें केमिकल रिएक्शन है वो सारी चीजें पढ़ लेंगे, लेकिन वहां से पहुंचने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हैं उनको जानते हुए चलते हैं। क्योंकि जान तो आप रहे हो, फिर भी जानते हुए चलेंगे तो थोड़ी सी और अच्छी बात हो जाएगी। जैसे संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। तो जितने बच्चे देख रहे हैं, संतुलन कब बना रहता है? जब तराजू पर दोनों तरफ चीजें बराबर हो। और यहां पर हमारा क्या है? अभिक्रियाएं तब बराबर होंगी जब अभिकारक और उत्पाद दोनों में जो पदार्थों की मात्रा हो वो क्या हो? बराबर हो। बस थोड़ा सा तरीके में देख ले। वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों, अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। कैसी होती है बेटा? बराबर होती है। तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला और जल बना लिया। इधर देखो 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है। तो ये समीकरण संतुलित। ये समीकरण क्या है? संतुलित। और अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है, तो आप बिना सोचे बता दोगे कि सर अभिकारक कौन है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपका क्या है? अभिकारक है। और सर ये जो जल बन रहा है ये आपका क्या है? ये उत्पाद है। तो कौन अभिकारक है कौन उत्पाद है वो आप बता सकते हो। अब ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी।
अच्छा, संतुलित की बात हो गई तो असंतुलित किसे कहते हैं, क्योंकि हमको मेन काम इससे है, संतुलित समीकरण से। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है ना इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले इक्वेशन पढ़ लें, पहले इक्वेशन पढ़ लें कि कौन कौन से इक्वेशन है, तो बात ध्यान से समझिएगा। अब देख लो लिखा हुआ है इस समीकरण में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह संतुलित समीकरण है। अच्छा, दूसरा, असंतुलित समीकरण को कंकाली या ढांचा या असंतुलित समीकरण कहते हैं। कौन कौन कहते हैं? कंकाली नाम से भी जानते हैं, ढांचा नाम से भी जानते हैं। किस किस नाम से जानते हैं सब लिखवा दे रहे हैं, कोई भी आए आप बता दो। स्केलेटन, कंकाल, पढ़ा होगा बायो लैब में, आप लोगों ने देखा भी होगा, कंकाल। ठीक है, जब किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को सूत्र या संकेतों के रूप द्वारा दिखाया जाता है तो उसे हम कंकाली, ढांचा या असंतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से कहते हैं। असंतुलित जो संतुलित ना हो, जिसमें दोनों तरफ चीजें बराबर ना हो, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिया? जल बना लिया। यहां पर दोनों तरफ देखो चीजें बराबर हैं क्या? इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है, यानी ये संतुलित समीकरण नहीं है। तो नहीं है तो नहीं है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? असंतुलित। नहीं तो अगर संतुलित होता तो इसे संतुलित नहीं कहते। तो संतुलित क्यों नहीं है? क्योंकि इधर दोनों तरफ चीजें बराबर नहीं है। 2 ही चीजें हैं, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो दोनों तरफ बराबर है लेकिन ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर नहीं है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? असंतुलित समीकरण। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए चीजें। अब आगे देखो, ये कुछ सामान्य जानकारियां थी, एक और सामान्य जानकारी ले लो, उसके बाद हम लोग अभिक्रिया पर आते हैं। कौन सी सामान्य जानकारी? कि रासायनिक समीकरण से लाभ क्या है? क्यों हम लोग रासायनिक समीकरण लिखना चाह रहे हैं? ठीक है, क्या एडवांटेज है किसका? केमिकल इक्वेशन का। तो केमिकल इक्वेशन के जो लाभ हैं वो सिंपल से हैं। सबसे पहला और सबसे सिंपल लाभ है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ व बनने वाले पदार्थ का ज्ञान हो जाता है हमको। अगर हमने रासायनिक समीकरण लिख लिया तो उसमें हमको जो भाग ले रहा है उसका पता चल जाता है और जो बनेगा उसका पता चल जाता है। तो कौन भाग ले रहा है, कौन बन रहा है, उसका ज्ञान हो जाता है, पहली बात। अच्छा, दूसरा, अभिकारकों तथा उत्पादों, अभिकारकों है यहां पे ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। अभिकारकों पूरा चेंज कर देते, इसको यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। क्या? अभिकारकों तथा उत्पादों के मोल संख्या ज्ञात होने पर, मोल संख्या कितने मोल हैं अगर आपको वो पता रहे तो आपको उनके द्रव्यमान की जानकारी हो जाएगी। आपको उनके द्रव्यमान की जानकारी हो जाएगी, जो कि बोर्ड में इससे एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा लास्ट में। आगे देखो, तीसरा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ये बात हमको पता चल जाती है। ये बात भी हमको पता चल जाती है कि जितने अभिकारक होंगे, चाहे जितने हो, उनका जो द्रव्यमान होगा और जो उत्पाद बनेगा उनका जो द्रव्यमान होगा वो दोनों बराबर होंगे। कैसे होंगे? आओ एक एग्जांपल मैं समझा दूं आपको। यहां पे लिखा था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बना था जल संतुलित करने के बाद। सबको हाइड्रोजन का द्रव्यमान मालूम होगा कि एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, यहां टोटल 4 हाइड्रोजन है तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 और 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा बेटा? 32 ग्राम। तो 4 + 32 कर दो, टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा बेटा? 36 ग्राम। यानी जो अभिकारक है, अभिकारक का द्रव्यमान हमारे पास कितना है? 36 ग्राम। और जो नई चीज बनी है
उनका द्रव्यमान कितना है, तो देखो हाइड्रोजन का होता है 2, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 + 2 ऐसे लिखो, 2 + 16, और ये कितनी बार हैं, 2 बार हैं, तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये भी आएगा आपका 36, 18, 18 दूनी 36, तो इधर भी 36 ग्राम, इधर भी 36 ग्राम। तो अगर आप संतुलित समीकरण लिखते हो तो समीकरण लिखने से आपको यह भी पता चल जाता है कि जितना वेट अभिकारक का उतना ही वेट उत्पादक का होता है। यहां तक सभी को क्लियर चल रहा होगा, यहां तक में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चले, तो जब यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो एक चीज दिमाग में बैठाएंगे और आगे बात करेंगे। क्या, अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे जो हमको बात करनी थी। ये तो इसके पहले कुछ छोटी छोटी जानकारियां एकत्रित कर रहे थे, क्योंकि जानकारियां एकत्रित रहेंगी तभी तो चीजें समझने में आसानी होगी। तो जानकारी एकत्रित हो गई, अब चीजों को समझते हैं। कैसे समझते हैं, आओ देखो क्या क्या समझना है हम लोग को, वो एक एक चीज हम लोग देखने वाले बेटा। तो कौन कौन सी अभिक्रिया आपको देखनी है, कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़नी है। कहोगे सर इतना एक साथ लिखवाएंगे, सब आज की क्लास में एक साथ खत्म करेंगे और सब समझते हुए आप लोग चलोगे, क्योंकि पढ़ा हुआ है तो एज अ रिवीजन क्लास चल रहा बेटा। रिवीजन क्लास के तौर पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो जिसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं बात करेंगे, तो योगात्मक अभिक्रियाएं, जिसको हम लोग संकलन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा विस्थापन अभिक्रिया पर बात करेंगे, जिसको हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तीसरा अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर बात करेंगे कि कौन अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं, कौन उत्क्रमणीय होती हैं, कैसे पहचानेंगे। चौथा वियोजन अभिक्रिया पर बात करेंगे, अपघटन अभिक्रिया पर बात करेंगे। वियोजन किसे कहते हैं, अपघटन किसे कहते हैं। उभय अपघटन अभिक्रिया पर बात करेंगे। उभय अपघटन या इसी को देखो, ये इसी को उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ये एक साथ कंबाइंड हो गया है, उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तीसरा बात करेंगे, मतलब अगला बात करेंगे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं पर। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। साथ ही साथ मंद तथा तीव्र अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन के साथ साथ मंद और तीव्र अभिक्रिया पर भी बात करेंगे हम लोग। तो इतनी तरह की अभिक्रियाएं हैं जिन पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक एक करके सब पे बात करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लास्ट तक सेशन को देखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। जो चीज नहीं समझ में आएगा उसको आप कमेंट करोगे, जो नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करोगे। एक एक चीज समझते हुए चलो, देखते हुए चलो। चले, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, आप जो भी कह लो। कई नामों से जाना जाता है भाई इनको। तो सिंपल सा है बेटा, योगात्मक, योग होगा, क्या होगा, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ लिखते ना, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा, अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं बेटा? तो जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले और कुछ नया बनाए। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे सिंबल वाला लिखेंगे हम लोग ना, शब्द वाला नहीं, डायरेक्ट में सिंबल वाला लिख रहा हूं। तो सबसे सिंपल तो लिखा ही था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड, पहला। दूसरा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बना लिया? अमोनिया। क्या बना लिया? अमोनिया। ये संतुलित कर दिया, संतुलित समीकरण लिख रहे हैं। ठीक है, एक और लिख लेते हैं। दो या दो से अधिक मिलकर एक का निर्माण कर रहे हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, और क्या बना रहे बेटा? चलो, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, अभी जो लिखा था, कार्बन प्लस हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना ले रहा है बेटा? मीथेन बना ले रहा है, CH4। तो ऐसे ही ढेर सारी अभिक्रियाएं हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर अगर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? तीन नाम है, तीनों में से कोई भी रख लो, योगात्मक अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। जो भी पेपर में आए वो चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। बात क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले टाइप की अभिक्रिया पर हम लोग बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले टाइप की अभिक्रिया देखते हैं। चलो देखो, अगली अभिक्रिया है बेटा, स्क्रीन पर आपके पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, तो आप जानते होंगे इस अभिक्रिया के बारे में भी। क्या नाम है इस अभिक्रिया का? इस अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बहुत ही सिंपल याद रखेंगे। क्या? जब कोई तत्व किसी यौगिक में से जब कोई तत्व किसी यौगिक में से किसी तत्व को हटाकर उसके स्थान पर जुड़ जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो जिसमें कोई एक ताकतवर दूसरे कमजोर को हटा दे और उसकी जगह जुड़ जाए, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। कैसे कहलाएगी, क्या कहलाएगी, वो ध्यान दो। एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल जरूरी है। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे सामने ये रहा, और सबसे सिंपल सा, क्या हमने लिया? धातु में जिंक, और जिंक की अभिक्रिया करा दी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, H2SO4। जिंक ने अभिक्रिया की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, और अभिक्रिया करके ये क्या बना लेता है बेटा? तो जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। तो जिंक आया, हाइड्रोजन को हटाया और खुद जुड़ गया। ध्यान समझिएगा,
जिंक आया, हाइड्रोजन को हटाया और खुद जुड़ गया और नया यौगिक बना दिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक में से किसी तत्व को हटाकर खुद जुड़ जाता है, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापित कर दिया। चल भाई बाहर निकल। दूसरा देख लो एक और। हमने लिया सोडियम और अभिक्रिया किसके साथ करा दी? HCl के साथ करा लेते हैं। HCl के साथ सोडियम लिया, अभिक्रिया करा दी HCl के साथ। तो सोडियम HCl के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है बेटा? तो सोडियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। सोडियम क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। समीकरण को संतुलित करेंगे तो यहां 2 लिखना होगा, यहां 2 लिखना होगा और यहां भी 2 लिखना होगा। समीकरण संतुलित हो गया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक में से किसी दूसरे तत्व को हटाकर उसकी जगह ले लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली अभिक्रिया, अगले प्रकार की अभिक्रिया पे बात करते हैं। चलो, अनुत्क्रमणी एवं उत्क्रमणी अभिक्रिया। अनुत्क्रमणी एवं उत्क्रमणी अभिक्रिया। तो पहले इनकी कहानी लिख लेते हैं ना, बहुत सिंपल सी बात है। अनुत्क्रमणी और उत्क्रमणी, इंग्लिश में बोले तो रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल यानी अनुत्क्रमणी किसे कहते हैं बेटा? तो जो एक बार हो जाए उसको दोबारा नहीं किया जा सके, ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती है, उस अभिक्रिया को हम अनुत्क्रमणी अभिक्रिया कहते हैं। और वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में हो सकती हैं, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणी अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर हम एग्जांपल में बात करते हैं। ठीक है बेटा? तो अनुत्क्रमणी में क्या हो जाएगा? वे अभिक्रिया, या एक ही साथ समझो ना, वे अभिक्रिया जो केवल अग्र दिशा में होती है, वह अभिक्रिया जो केवल अग्र दिशा में होती है, उसे अनुत्क्रमणी अभिक्रिया तथा वे अभिक्रिया जो अग्र व पश्च दोनों दिशाओं में होती है, उसे उत्क्रमणी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है? उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी किसे कहेंगे? तो जो एक दिशा में होगी उसे हम अनुत्क्रमणी अभिक्रिया कहेंगे, और जो दोनों दिशाओं में यानी अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में हो रही होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? उत्क्रमणी अभिक्रिया। बात क्लियर है? एक बार जितने बच्चे देख रहे हैं सभी रिप्लाई करो, बात क्लियर है कि नहीं? एक बार जितने देख रहे हैं ना सभी एक बार मुझे कमेंट करिए, क्या आप लोगों को यहां तक बात क्लियर है? उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी एग्जाम्पल अभी मैं समझा रहा हूं, बस एक बार आप लोग क्लियर करो कि यहां तक क्लियर है कि नहीं।
चलो क्लियर है। बात करते हैं एग्जाम्पल पे, एक एक का, दोनों का एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ऐसे कर देते हैं दो पार्ट में। पहले एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग उत्क्रमणी का, फिर पहले अनुत्क्रमणी लिखा था, अनुत्क्रमणी देख लेते हैं, फिर उत्क्रमणी। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशा में हो सके, दूसरी दिशा में पॉसिबल ना हो, जैसे AgCl, या फिर सबसे पहले सिंपल से लेके चलते हैं, जैसे अभी लिखा हुआ था हम लोगों ने, जो लिखा था वही, जिंक प्लस H2SO4 रिएक्ट करके जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। मतलब एक बार जिंक जो है वो H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट अगर बना लिया, क्या बना लिया बेटा, जिंक सल्फेट बना लिया, तो दोबारा ये अभिक्रिया रिवर्स नहीं होगी, दोबारा ये अभिक्रिया रिवर्स नहीं हो सकती है। दूसरा देखो, पहला तो समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, हमने लिया सोडियम क्लोराइड और अभिक्रिया करा दिया किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3। सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ जैसे ही आप कराओगे क्या बनेगा बेटा, AgCl प्लस NaNO3, AgCl प्लस NaNO3 क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा और NaNO3 बन जाएगा। ये रिवर्स नहीं हो सकता, दोबारा इसको आप किसको, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट की अभिक्रिया कराकर आप सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट नहीं बना सकते हो। एक बार जब आपने सोडियम क्लोराइड से सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करा के बना लिया, तो ये दोबारा रिवर्स नहीं होगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो दोबारा ना हो, उस अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे, इररिवर्सिबल, जो रिवर्स नहीं हो सकती। दूसरा, रिवर्सिबल का अगर हम एग्जांपल लें, किसका एग्जांपल लें बेटा, रिवर्सिबल के, वो अभिक्रिया जो क्या हो, रिवर्सिबल है, उत्क्रमणी है। तो उत्क्रमणी के ढेर सारे एग्जांपल हमारे पास, जैसे एग्जांपल में कोई भी ले लो, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, उत्क्रमणी का साइन ऐसे बनाया जाता है कि यह अभिक्रिया अग्र दिशा और पश्चिम दिशा दोनों दिशाओं में हो सकती है, और डायरेक्शन एक तरफ है तो खाली वो एक ही दिशा में होगी, दोनों दिशा में नहीं होगा। तो हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, और हम चाहें तो हाइड्रोजन आयोडाइड को पुनः अभिक्रिया करा के पुनः तोड़कर क्या बना दें, हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा यहां नहीं होगा। यहां पर जब एक बार जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलकर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन तो बना लेगा, लेकिन जिंक सल्फेट में अगर आप हाइड्रोजन मिलाओगे तो वो कभी जिंक को अलग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती हैं उन्हें हम उत्क्रमणी कहते हैं। उसका एक एग्जांपल ये हो गया। एक और एग्जांपल ले लो, अमोनिया वाला, N2 प्लस H2, ढेर सारी अभिक्रियाएं हैं, उसमें से कुछ लिखवा दे रहा हूं। N2 प्लस H2 क्या बना, 2 मोल ऑफ NH3, 2 मोल बनते। इसको रिवर्स भी किया जा सकता है, रिवर्स भी किया जा सकता है, मतलब अमोनिया से फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाया जा सकता है। ऐसा इधर पॉसिबल नहीं है। एक बार जब सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया किया तो वो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट में जब टूट गया तो हम इन दोनों की अभिक्रिया कराकर ये दोनों प्राप्त नहीं कर सकते। सॉरी, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल यानी अनुत्क्रमणी और उत्क्रमणी अभिक्रिया आप लोगों को क्लियर होगी। एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बात करते हैं हम लोग इसका। चलो, अनुत्क्रमणी और उत्क्रमणी अभिक्रिया के बाद अगली अभिक्रिया है कौन सी बेटा, वियोजन। वियोजन का मतलब क्या होता है, संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब टूटना। वियोजन मतलब क्या हो गया, टूटना। जब टूटकर अलग अलग हो जाएं
टूटकर अलग अलग हो जाएं तो वियोजित हो जाएंगे। ध्यान से समझेंगे। हाँ, इसमें एक चीज बहुत ध्यान से रखनी है ना, एक बार सभी क्लियर करो कि सभी को क्लियर है कि नहीं। जल्दी से एक बार क्लियर, एक बार रिप्लाई करो। यहां तक क्लियर है ना, फिर आगे बात करते हैं। चलो, तो वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया में बहुत ध्यान से समझेंगे। वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो कुछ विशेष अवस्था पर दो या दो से अधिक अणुओं में विभक्त हो जाते हैं तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते। ये तो ठीक है, लेकिन यहां एक बात और याद रखेंगे, तथा पुनः अवस्था में परिवर्तन के बाद वह अपने मूल अवस्था में आ जाते हैं, या मूल अवस्था नहीं, मूल रूप में आ जाते हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे। बदल तो जाता है, लेकिन वो पुनः अवस्था चेंज कर दी जाए तो वो फिर से अपने आप अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। अब यहां देखो, वियोजन दो प्रकार का होता है, एक टेम्परेचर से और एक इलेक्ट्रिसिटी से। तो दोनों में सिंपल सा एग्जांपल लेके हम लोग चलेंगे। दोनों वियोजन आप लोग यहां पे समझ लो, दोनों वियोजन में कैसे होगा। तो एक जैसे आपने लिया PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, और इस फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब हम क्या करते हैं बेटा, ठंडा करते हैं। जब हम ठंडा करते हैं तो ये किसमें टूट जाता है, PCl3 और Cl2 में। अब पुनः टेम्परेचर वैसा ही कर लेंगे तो फिर PCl5 बन जाएगा। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय। दूसरा देखो, हमने लिया सोडियम क्लोराइड, क्या लिया, सोडियम क्लोराइड, और इसका क्या कराया, विद्युत अपघटन। देखो यहां क्या लेना है, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का क्या कराएंगे, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, ठीक है। तो जैसे ही यहां पे करंट पास कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने आयन में टूट जाएगा, Na+ और Cl-, Na+ और Cl- में टूट जाएगा। पुनः वहां से हटाएंगे
विद्युत अपघटन हटा देंगे, ये पुनः आपस में जुड़कर क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा, NaCl बना लेगा। बात क्लियर है यहां तक? जितने देख रहे हैं एक बार रिप्लाई करो। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया में क्या याद रखेंगे बेटा कि वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो या जिसमें, ऐसे लिख लो, जो नहीं, जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन, वियोजन अपघटन एक ही है, बस अंतर कितना है, अपघटन अनुत्क्रमणीय में और वियोजन उत्क्रमणीय में। अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, याद रखेंगे, ये अनुत्क्रमणीय में, वो उत्क्रमणीय में। इसका एग्जांपल समझेंगे, ये भी दो प्रकार का होता है, उष्मीय अपघटन और वैद्युतीय अपघटन। तो उष्मीय अपघटन और वैद्युतीय अपघटन में यहां पर क्या होगा, वही सेम काम, उष्मा देने पर। तो जैसे हमने लिया बेटा KClO3, क्या लिया, KClO3, और इसको आप जैसे ही गर्म करोगे, इसको जैसे ही आप गर्म करोगे, ये क्या बनाएगा, KCl बनाएगा और O2 बनाएगा, KCl बनाएगा और O2 बनाएगा। बैलेंस कर लेंगे, 2 मोल यहां ले लेंगे, 2 मोल यहां ले लेंगे, 3 मोल यहां ले लेंगे, बैलेंस हो जाएगा। सर कैसे इतना आराम से आप बैलेंस कर ले रहे हैं, हम लोग आगे समझेंगे कि इक्वेशन को कैसे इतना आराम से बैलेंस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो उष्मीय वियोजन हो गया, सॉरी उष्मीय अपघटन हो गया। एक हम लोग ले लेते हैं कौन सा, वैद्युतीय अपघटन। तो वैद्युतीय अपघटन में पिछली बार भी हमने NaCl लिया था, इस बार भी NaCl ले लेते हैं। अंतर क्या हो जाएगा, यहां पर जब हम अपघटन कराएंगे कौन सा, विद्युतीय अपघटन, विद्युत अपघटन जब हो रहा होगा तो क्या होगा बेटा, विद्युत अपघटन में ये टूटेगा सोडियम में और क्लोरीन में। किसमें टूटेगा, सोडियम में और क्लोरीन में। पिछला वाला आयन में टूटा था, ये आयन में नहीं टूटता है। इसको जोड़ के आप दोबारा ये बना नहीं सकते हो, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं उनको हम अपघटन अभिक्रिया, और वे उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या अंतर होता है अपघटन और वियोजन में, क्लियर हो? ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली अभिक्रिया पर बात करते हैं। आ जाओ उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन किसे कहते हैं बेटा, तो यहां याद रखेंगे, लिखा हुआ है, इसको हम लोग द्विविस्थापन के नाम से भी जानते हैं। तो वे अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयन आपस में अदला बदली खेलने लगते हैं। क्या खेलने लगते हैं बेटा, अदला बदली खेलने लगते हैं, आपस में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित या बदल जाते हैं। आप ऐसे समझो, सरल शब्दों में परिवर्तित हो जाते हैं उस
अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बेटा हम लोग? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, इसमें दो लोग विस्थापित हो रहे होंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं समझ में आ गया? एग्जाम्पल में बात करेंगे। बात समझो, द्विविस्थापन मतलब जहां पर क्या होगा, दो चीजें आपस में, इसको हम लोग आयन एक्सचेंज अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? आयन का पुनर्विन्यास हो रहा है, एक इधर से दूसरे में चला जाता है, तो आयन, एक का धनायन दूसरे के धनायन के साथ परिवर्तित हो जाता है, तो क्या कहते हैं इसको हम लोग? आयन एक्सचेंज भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो, ढेर सारे एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, आपकी किताबों में दिया ही है, वहां से भी आप देख के लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। हमने ले लिया BaCl2, बेरियम क्लोराइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बेरियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया करा दी सोडियम सल्फेट के साथ, Na2SO4 के साथ। बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट के साथ करा दी। बेरियम क्लोराइड लिया, सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराई, क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट, BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। और कितने मोल NaCl के? 2 मोल, बाकी सब बैलेंस है, बाकी सब बैलेंस है। देखो, इसका बेरियम पहले क्लोरीन के साथ था, अब सल्फेट के साथ आ गया। इसका सोडियम पहले सल्फेट के साथ था, अब क्लोरीन के साथ। तो एक दूसरे के साथ क्या हो गए? ये एक्सचेंज हो गए हैं, परिवर्तित हो गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? और भी ढेर सारी अभिक्रियाएं आप लिख सकते हो ऐसे ही। NaCl और क्या ले लें? ऐसे रुक जाओ, HCl और NaOH, HCl NaOH। HCl NaOH में अभिक्रिया हुआ, क्या बना? NaCl प्लस H2O प्लस H2O, आपस में एक्सचेंज हो गए। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया, जहां पर दो चीजें विस्थापित हो रही हो। ठीक है, जल्दी से, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्लियर है? हाँ या ना? चलिए, क्लियर होगा? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बात करते हैं अगली अभिक्रिया पर। द्विविस्थापन के बाद बेटा ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, आप सभी लोग इससे भली भांति परिचित हैं। तो वे अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में क्या होता है? तो वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, या फिर ऐसे, जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तथा जिसमें ऊष्मा दी जाती है या जुड़ती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलेगी उसे ऊष्माक्षेपी, और जिसमें ऊष्मा आएगी उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है ना?
चलो जैसे एग्जाम्पल, तो H2 प्लस O2 में जो जल बनता है इसमें आपका जो उष्मा है वो निकल रही होती है, तो प्लस ऐसे लिख लेते हैं, प्लस हीट। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग उष्मा क्षेपी का, H2 प्लस I2 क्या बना रहे हैं हम लोग, HI। तो ये बनाने के लिए हमको इसको हीट देना पड़ता है, तो यहां उष्मा दी जा रही है, तो जिसमें दी जा रही है वो उष्मा शोषी और जिसमें निकल रही है वो उष्मा क्षेपी। बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आगे बात करते हैं। चलिए अगली है बेटा ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। इसी में मंद और तीव्र अभिक्रिया की भी बात आ जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, तो वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन निकलता है, उसे या उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं तथा जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है तथा हाइड्रोजन जुड़ता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे। तो पहले एक बार क्लियर करो कि किसे अपचयन और किसे ऑक्सीकरण कहते हैं। बात क्लियर है? किसे ऑक्सीकरण किसे अपचयन कहते हैं वो बात क्लियर है। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, यानी H, ढेर सारी अभिक्रियाएं हैं उसमें एक कुछ मैं यहां लिख लेता हूं, जैसे ये वाला बार हो गया C+O2 क्या बन गया, CO2। तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है कार्बन में तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। दूसरा N2+H2 क्या बना, अमोनिया। तो ये अपचयन अभिक्रिया दिखा रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। ठीक है, ये चीज दिमाग में बैठाएंगे। जिसमें ऑक्सीजन जोड़ रहा है वो ऑक्सीकरण, जिसमें हाइड्रोजन जोड़ रहा है वो अपचयन। ठीक है,
जो हम लोगों ने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया देखी, उसमें दोनों में मिला के अगली जो अभिक्रिया हमारी आती है बेटा, वो कौन सी अभिक्रिया आ जाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आ जाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल सी डिफिनेशन याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे यहां पर? कि वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा होगा, वो अभिक्रिया हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। अब रेडॉक्स अभिक्रिया की बात कर ले, इसके एग्जाम्पल पे अगर हम लोग बात करें बेटा, तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया का। क्या हो जाएगा सिंपल सा एग्जाम्पल? ये देखो, N2 प्लस 3 मोल ऑफ H2 अभिक्रिया किया और क्या बना लिया बेटा? 2 मोल अमोनिया का बना लिया। क्या बना लिया? 2 मोल अमोनिया का बना लिया। और यहां पर आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, यानी नाइट्रोजन का क्या हो रहा है? आपका अपचयन हो रहा है। नाइट्रोजन का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है बेटा? यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यानी ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है, उस अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। बात क्लियर है? रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे? जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा होगा। ठीक, अच्छा, इसके बाद अगला जो हम लोग को देखना था बेटा, अगली अभिक्रिया कौन सी थी? मंद और तीव्र अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया कौन सी थी? मंद अभिक्रिया। ठीक है, मंद अभिक्रिया। तो मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वे रासायनिक अभिक्रिया जो धीरे धीरे होती है। ठीक है, कैसी होती है? धीरे धीरे होती है। उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बेटा? मंद अभिक्रिया। ठीक है, तो मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वो रासायनिक अभिक्रिया जो धीरे धीरे होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया। और तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं? मंद हो गया, दूसरा आप लोग याद रख लेंगे तीव्र अभिक्रिया। तो वे अभिक्रिया जो तेजी से, या आप कह सकते हो जल्दी, तेजी से या जल्दी होती है, वे अभिक्रिया जो तेजी से या जल्दी होती है, उस अभिक्रिया को
उस अभिक्रिया को तीव्र अभिक्रिया कहते हैं, यानी फास्ट रिएक्शन। तो वे रिएक्शन जो धीरे होते हैं उन्हें हम मंद अभिक्रिया यानी स्लो रिएक्शन, और वे रिएक्शन जो तेजी से हो रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया यानी फास्ट रिएक्शन कहते हैं। बात क्लियर है सभी को? ठीक है, सभी इस चीज पे ध्यान देंगे, मंद और तीव्र, जो धीरे होगा और जो तेजी से होगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर बात कर ले बेटा हम लोग, ठीक है, एग्जाम्पल पे बात कर ले, तो अगर हम लोग सबसे पहले बात कर लें किसके एग्जाम्पल पर, मंद के, तो मंद अभिक्रिया का एग्जाम्पल, या फिर मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख देता हूं। ठीक है, तो इसमें ऐसे लिख लेते हैं, अणुओं की अभिक्रिया जो होगी, अणुओं की अभिक्रिया मंद अभिक्रिया में आती, कोई भी अणुओं की अभिक्रिया आप ले लो। ठीक है, ये पहला। और दूसरा पॉइंट, तीव्र अभिक्रिया में तो आयनों की अभिक्रिया, आयनों की अभिक्रिया, आयनों की अभिक्रिया जो है बेटा वो किस में आएगा, तीव्र अभिक्रिया में, तीव्र अभिक्रिया में आता है। ठीक है, तो मंद अभिक्रिया में कौन आएगा, तो जो अणुओं की अभिक्रिया होगी वो मंद अभिक्रिया में, और जो आयनों की अभिक्रिया होगी वो तीव्र अभिक्रिया में आएगा। बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं किस चीज पर, बैलेंसिंग पर। किस पे बात करेंगे, बैलेंसिंग पर, कैसे संतुलित किया जाएगा समीकरण को। ठीक है, अब हम बात करते हैं समीकरण को संतुलित करने पे। संतुलित, ऐसे लिख लो, समीकरण को संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, किसी भी रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाएगा उस पर बात करेंगे। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए बस हमको एग्जांपल लेके चलना है, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन किसे कहते हैं वो आप लोगों को बताया जा चुका है। वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद और अभिकारक दोनों तरफ तत्वों की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं, बैलेंस समीकरण कहते हैं। ये बात तो सभी को क्लियर है ना? एक बार सभी रिप्लाई कर दीजिएगा, सभी को क्लियर है ये बात, हाँ या ना? चलिए, तो जब ये बात सभी को क्लियर है तो हम लोग बैलेंस समीकरण करने के लिए ढेर सारे हमारे पास एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया बेरियम क्लोराइड। क्या लिया बेटा, बेरियम क्लोराइड, और इसकी अभिक्रिया करा दी किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, H2SO4 के साथ। तो जब बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है बेटा, बेरियम सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट BaSO4, और साथ ही साथ क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। साथ ही साथ क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, यानी HCl बनाता है। तो समीकरण को संतुलित करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। कैसे संतुलित करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन को ध्यान से समझिएगा कि कैसे संतुलित करेंगे। तो आपको इस तरीके से 3 कॉलम बना लेना है, इस तरीके से 3 कॉलम बना लेना है, और एक तरफ लिखना है आपको तत्व, एक तरफ क्या लिखने हैं, तत्व, दूसरे तरफ लिखेंगे अभिकारक, अभिकारक, और तीसरी तरफ लिखेंगे हम लोग बेटा उत्पाद। क्या लिखेंगे, उत्पाद।
और कौन कौन सा तत्व है वो आप लिख लोगे। तो कौन कौन सा तत्व है हमारे पास, तो हमारे पास है बेटा बेरियम है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन। हमारे पास इतने तत्व हैं इस अभिक्रिया में, और दोनों तरफ कितने कितने हैं वो भी हम लोग मेंशन कर लेंगे। फिर इसको कैसे संतुलित करेंगे वो समझा रहा हूं मैं। अभिक्रिया में अभिकारक के तरफ बेरियम कितना है बेटा, 1। उत्पाद की तरफ भी कितना है, 1। तो दोनों तरफ बेरियम बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 है और इधर 1 है। सल्फर इधर 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर भी 4 है। क्लोरीन इधर 2 है और इसमें इधर 1 है। तो ये है पहला स्टेप। यह स्टेप बाय स्टेप काम होता है, यहां स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। तो ये आप लिखोगे स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट में आपका क्या हो रहा है, आपने ये बना लिया कि अभिकारक के तरफ कितना है और उत्पाद की तरफ कितना है। ठीक है, बना लिया। अब बनाने के बाद देखो रहे हो कि इसमें ये तो बराबर है, हाइड्रोजन नहीं बराबर है, सल्फर बराबर है, ऑक्सीजन बराबर है, क्लोरीन नहीं बराबर है। तो हम लोग पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लें या क्लोरीन को बैलेंस कर लें, किसी को भी बैलेंस कर लें। तो इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर कितना है, 1। तो इधर 2 है, इधर 1 है। तो 1 को 2 के बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसमें आपको किसी नंबर से गुणा कर देना है। किस नंबर से गुणा कर दें कि वो 2 के बराबर आ जाए, तो 2 है। किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो आपको फिर क्या लिखना होगा, ये स्टेप फर्स्ट हो गया, पहला पद हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग दूसरे पद पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए। तो ये स्टेप फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड। ये स्टेप फर्स्ट है, अब इसके बाद स्टेप सेकंड पे बात आएगी। और स्टेप सेकंड में क्या होगा वो देखिएगा। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे हम लोग कि अब लिखेंगे स्टेप सेकंड। हिंदी में लिखना चाहे तो पद लिख सकते हो, स्टेप सेकंड। और उसमें स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख देंगे। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि उत्पाद में अब जिसको आप संतुलित कर रहे हो ये चीज ध्यान देंगे। हाइड्रोजन करना चाह रहे हो, क्लोरीन करना चाह रहे हो, जो भी। तो उत्पाद में हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए HCl जो HCl है, HCl में 2 से गुणा करने पर, जैसे ही 2 से गुणा करेंगे बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा वो देखो। क्या था, फिर से आपको चार्ट बनाना होगा। उस चार्ट में वही सारी चीजें आप मेंशन करोगे जो पहले मेंशन की थी आपने। जैसे इधर तत्व, यहां पे अभिकारक और इधर उत्पाद। इधर क्या, उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक तत्व उत्पाद हो गया। अब देखो आप बताओ तत्व में कितने थे, क्या क्या था। तो Ba लिखा था आपने, जो नंबर लिखा था उसके अकॉर्डिंग ही लिखिएगा ना। हम ध्यान नहीं है तो मैं हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। Ba था, हाइड्रोजन था, क्लोरीन था, सल्फर था, ऑक्सीजन था। यही है Ba, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक, बेरियम इधर भी 1, इधर भी 1 पहले से था। हाइड्रोजन इधर 2 था और इधर कितना था, 1। और 1 को बराबर करने के लिए हमने उसमें 2 से गुणा कर दिया। तो अब हाइड्रोजन हमारे पास कितना हो गया, 2। किसमें गुणा किया, इसमें। और जब गुणा करते हैं बेटा तो वो कहां लिखते हैं, आगे। कहां लिखते हैं, आगे। ठीक, अब Cl कितना है, इधर पहले 2 था, अब गुणा करने के बाद अब उधर भी Cl कितना हो गया है,
2 हो गया, सल्फर 1, इधर भी 1, ऑक्सीजन 4 और इधर भी 4। यानी अब आप देखिए तो हर तरफ सारी चीजें क्या हो गई, बराबर हो गई। कैसे बराबर हो गई, तो मात्र यहां पर 2 से गुणा कर दिया, तो ये हमारा आ गया संतुलित समीकरण। ये हमारा फाइनली संतुलित समीकरण आ जाएगा। कौन सा बेटा, ये वाला संतुलित समीकरण क्या आ जाएगा, BaCl2H2SO4 BaSO4 प्लस 2HCl। तो ये आ गया हमारा संतुलित समीकरण। वो इसके बाद आप लिख दोगे समीकरण बैलेंस हो गया। बात क्लियर है, कैसे बैलेंस करेंगे वो सबको क्लियर हो गया। चलिए एक और इक्वेशन लेते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल ले लेता हूं ना इस बार थोड़ा सा सिंपल इक्वेशन दे देता हूं बैलेंस करने के लिए। क्वेश्चन आपका किसको बैलेंस करना है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है बेटा, अमोनिया बनाता है। यह आपको लिख दिया गया और इस समीकरण को संतुलित करना है। तो संतुलित करना है तो आप जान ही रहे हो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, आप एक छोटा सा ऐसे टेबल बनाओगे, इधर लिखोगे तत्व, इधर लिखोगे अभिकारक, और यहां लिखोगे उत्पाद। ठीक है, तत्व में कौन कौन से तत्व हैं हमारे पास, तो जो है वो हम लिख लेंगे। तो हमारे पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। कितना है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 3 है। तो पहले वाले समीकरण के आधार पर ये चीजें स्टेप फर्स्ट में हमने लिख लिया। अब आप देख रहे हो कि आपको क्या करना है, बराबर करना है। किसको किसको बराबर करना है, तो उसके लिए आप स्टेप सेकंड पर जाओ। स्टेप 2 में आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा एक स्टेटमेंट लिखना होगा। क्या लिखना होगा स्टेटमेंट में, कि दोनों तरफ नाइट्रोजन को बराबर करने के लिए उत्पाद में NH3 में किससे गुणा कर दिया जाए, 2 से गुणा कर दिया जाए। तो क्या लिखेंगे, उत्पाद की तरफ 2 से गुणा करने पर, ठीक है। और जैसे ही आप 2 से गुणा करोगे तो स्टेप सेकंड में जो आपका चार्ट बनेगा बेटा वो क्या हो जाएगा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा, तत्व, अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, तत्व में क्या क्या था, नाइट्रोजन था और हाइड्रोजन था। कितना था, तो पहले कितना था, इधर 2 था और इधर जब 2 से गुणा कर देंगे तो 1 में जैसे ही आप 2 से गुणा करोगे, देखो 1 में जैसे ही आप 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां पे अब उत्पाद कितना हो गया, 1 गुणे 2 बराबर 2, 1 गुणे 2 बराबर 2। ठीक है, और जैसे ही आप गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। और यहां हाइड्रोजन, और गुणा किस में किया है, इस साइड। तो नया समीकरण हमारा क्या बन के आया है, N2 प्लस H2 आफ्टर रिएक्शन 2NH3। तो जैसे ही गुणा किया तो ये नया समीकरण बन के आ गया स्टेप सेकंड में। और इधर आप एक चीज गौर करो, तो अभी हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया। तो नाइट्रोजन तो बराबर हो गया लेकिन हाइड्रोजन अभी बराबर नहीं हुआ है। तो अब हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब स्टेप थर्ड पे आएंगे। किस पे आएंगे, स्टेप थर्ड। पिछले वाले में 2 ही स्टेप में हो गया था, यहां 3 स्टेप जा रहा है, तो उससे नहीं मतलब है। जितने स्टेप में बैलेंस हो रहा होगा उतने स्टेप में हम बैलेंस करेंगे। तो स्टेप थर्ड में अगर आप आ जाओ तो स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है बेटा,
स्टेप थर्ड में अगर हम बैलेंस करना चाह रहे हैं तो स्टेप थर्ड में बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना है, तो ध्यान देंगे, इधर बैलेंस करना है और 2 को 6 लाना है। तो 2 को 6 कैसे लाएंगे, तो अभिकारक की तरफ, अभिकारक या फिर अभिकारक ना लिख के आप डायरेक्ट क्या लिख दो कि हाइड्रोजन में 3 से गुणा करने पर और जैसे ही गुणा करोगे अब क्या हो जाएगा, फिर से आप वही काम करोगे, यहां लिखोगे तत्व, यहां लिखोगे अभिकारक और यहां लिखोगे उत्पाद। ठीक है, तो तत्व कौन कौन सा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो जब गुणा कर दिए तो जो नया समीकरण बना वो क्या बना बेटा हमारा, N2 प्लस 3H2 आफ्टर रिएक्शन 2NH3। अब क्या हो गया, नाइट्रोजन 2 इधर भी 2 और हाइड्रोजन इधर कितना 3 था, 3 में 2 था, 2 में 3 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया 6 और इधर तो 6 है ही, यानी अब सारी चीजें बराबर हो गई। यानी हमारे पास जो संतुलित समीकरण आया इस इक्वेशन का वो क्या आएगा, N2 प्लस 3H2 आफ्टर रिएक्शन 2NH3, ये हमारा संतुलित समीकरण आ गया। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बात करते हैं। चलिए, तो इसके बाद बेटा 2 इक्वेशन बहुत है, ऐसे आप लोग और लगा लोगे। अगला टॉपिक है हमारा बेटा संचारण। अगला टॉपिक हमारा क्या है, संचारण। तो संचारण क्या होता है, इसके उदाहरण, इसके एग्जाम्पल पे हम लोग बात करेंगे अभी। तो संचारण कहते किसे, ठीक है। तो संचारण में क्या होता है बेटा कि धातुओं में कमी आ जाती है। धातुओं में क्या, धातुओं का ऑक्सीकरण होता है और धातुओं के ऑक्सीकरण होने के बाद उसमें कमी आ जाती है। किस चीज में कि उसपे ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है बेटा, तो जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। धीरे धीरे क्या होने लगता है, उनका क्षय होने लगता है, उनमें कमी आने लगती है, नष्ट होने लगती है। और इस प्रक्रिया को संचारण या फिर कोरोजन कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो संचारण की प्रक्रिया में धातु वायुमंडलीय गैस से क्रिया करके ऑक्साइड क्या बनाती है, ज्यादातर ऑक्साइड की बात होती है, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड आदि यौगिकों का निर्माण करती है, जिसके कारण धातुओं का क्षय होने लगता है। जिसके कारण क्या होने लगता है, धातुओं का क्षय होने लगता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप देख रहे हो, पहला है आपका चांदी की चमक का कम हो जाना। घरों पे आप लोगों के देखो चांदी की जो भी चीजें होती होंगी वो टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होती जाती हैं, उसमें डलनेस आने लगती है, वो गंदा लगने लगता है। पहले बहुत चमकेगा, जब आप दुकान से खरीद के लाओगे तो चमक रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी चमक कम हो जाती है। तो वो किसके कारण होता है, संचारण के कारण होता है। ठीक है, तांबे की छड़ पर हरी परत का बन जाना। तांबा अगर आपके पास होगा तो वो कुछ दिनों बाद वो हरा हो जाता है, उसके ऊपर एक हरी लेयर आ जाती है। लोहे का जंग लगना और लेड का अपना संरचना खो देना। लेड है तो वो अपनी संरचना खो देता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके बेटा, संचारण के। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए, तो संचारण को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो संचारण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला आता है धातु की क्रियाशीलता। कौन सी धातु ज्यादा क्रियाशील है, तो जिस धातु की क्रियाशीलता अधिक होगी, ठीक है, उसकी कम क्रियाशीलता की धातु से संचारण होने की संभावना अधिक होती है। जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो कम वाले से आसानी से अभिक्रिया करेगा और संचारित हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अशुद्धियों की उपस्थिति। शुद्ध धातुओं में अशुद्धियों
अशुद्धियों को मिलाने से उसमें संक्षारण की दर बढ़ जाती है। अगर आपके पास शुद्ध धातु है तो उसमें संक्षारकता कम आएगी, लेकिन अगर उसमें आपने कुछ अशुद्धि मिला दी है, मिलावट किया हुआ है, तो उसमें संक्षारण ज्यादा आने लगता है। तीसरा है बेटा विद्युत अपघटन की उपस्थिति। तो विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में संक्षारण की दर में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? वृद्धि हो जाती है। यह शुद्ध जल की अपेक्षा समुद्री जल में अधिक तीव्रता से होता है। संक्षारण का काम जो है समुद्री जल में और तीव्रता से होता है, क्योंकि समुद्र जल में विद्युत अपघट्य की मात्रा अधिक होती है। विद्युत अपघट्य जो है वो समुद्र के जल में अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए समुद्र के जल में साधारण जल की तुलना में संक्षारण ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं संक्षारण में और कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं संक्षारण को। ठीक है, और आपको बेटा संक्षारण में वायु का नमी, वायु में जो नमी होती है, तो वायु की नमी की उपस्थिति, तो संक्षारण की प्रक्रिया जो है वायु तथा नमी की उपस्थिति में अधिक तीव्रता से होती है, क्योंकि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड उपस्थित होने के कारण वायु या नमी, यहां पे ना वायु की नमी नहीं, वायु या नमी कर लो, वायु या नमी की उपस्थिति। ठीक है, तो वायु तथा नमी की उपस्थिति के कारण तीव्रता अधिक से हो जाती है किसकी? संक्षारण की। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड उपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद रोकेंगे कैसे भाई? क्या हम अपनी चीजों को खराब होने देंगे? नहीं, तो हम उनको रोकने का उपाय सोचेंगे ना। तो संक्षारण को कैसे रोका जाए? तो सबसे पहला धातु की सतह पर पेंट करके, या वार्निश की पतली परत चढ़ा दी जाए। दूसरा, मशीन के पुर्जों पर तेल या ग्रीस के लगाने से उसमें जंग नहीं लगती है। तीसरा, विद्युत लेपन द्वारा लौह की सतह पे निकिल कॉपर की परत चढ़ा दी जाए तो भी उसमें जंग नहीं लगेगी, वो खराब नहीं होगा। गैल्वेनीकरण विधि द्वारा जंग रोधी विलेनों का उपयोग करके, जो जंग को लगने नहीं देते, ठीक है, और कैथोडिक रक्षण द्वारा, ये कुछ पॉइंट है जिससे आप अपने क्या धातुओं में संक्षारण होने से आप उनको बचा सकते हो। ठीक है, क्या क्या है? तो पेंट कर दो, तेल या ग्रीस से सतह पर निकिल या कॉपर की परत चढ़ा दी जाए तो भी आपका लोहा खराब नहीं होगा। ठीक है, गैल्वेनीकरण द्वारा जंग रोधी विलेन लगा दिया जाए या फिर कैथोडिक रक्षण द्वारा। ठीक है, तो ये उपाय है आपका किस चीज के लिए? संक्षारण को रोकने के। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। ये आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ये आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो क्या है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, नाम ही इतना अटपटा है सर, ये क्या होता है? बहुत सिंपल शब्दों में समझ लो। आप जानते होगे ना कि आपके यहाँ जो खाने पीने के सामान होते हैं, उनको अगर कई दिनों तक आप बाहर रखो तो वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, उनमें स्मेल आने लगती है। गर्मी के दिनों में आप ये ज्यादा देखते होगे कि गर्मी के दिन में सब्जी बाहर रखी हुई है, सुबह की सब्जी शाम तक खराब हो गई, दोपहर में गर्मी होने के कारण। तो जब चीजें जो है उनमें स्मेल आने लगती है, उनकी गंध, विकृत गंधिता, गंध उनकी बदल जाती है, जैसा स्मेल होना चाहिए वैसा ना हो कि चेंज हो जाता है, मतलब वो खराब हो जाए, तो उसे हम कहते हैं विकृत गंधिता। तो देखो, वसायुक्त या तैलीय, जिसमें वसा और तेल पाया जाएगा, खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती हैं। क्या हो जाती है बेटा? उपचयित को क्या कहते हैं हम लोग? ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। कंफ्यूज नहीं होंगे सर ये उपचयित क्या है? उपचयित मतलब ऑक्सीकरण हो जाता है उनका, जिससे उनके स्वाद और गंध में क्या आ जाता है बेटा? परिवर्तन हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं।
तो जो स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है कब? वायु के संपर्क में आने पर। किस चीज का? किसी भी खाद्य सामग्री का जिसमें वसा और तेल की मात्रा हो। रोटी जल्दी खराब नहीं होती है, लेकिन सब्जी तुरंत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें तेल होता है। ठीक है, अच्छा, तो भाई सिंपल सी बात है, हम खाना खराब नहीं होने देंगे, उसको रोकेंगे। तो क्या करेंगे? पहला पॉइंट, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करेंगे, मतलब ऐसा चीज डालें जिससे वो खराब ना हो। दूसरा, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखेंगे, मतलब ऐसे बर्तन में रखा जाए जहां वायु प्रवेश ना कर पाए, जैसे मिल्टन। एक बार दूध को आप गर्म करके मिल्टन के बोतल में रख दो तो वो कई दिन तक चल जाएगा। कई दिन तक मतलब 2-3 दिन तक आप वो उसको यूज कर सकते हो। गर्म तो जो रहेगा ही, वो कुछ देर तक गर्म भी रहेगा, साथ ही साथ वो खराब भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां वायु बहुत कम मात्रा में पहुंचेगी। ठीक है। तीसरा, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, जो आप लोग चिप्स उप्स खाते हो ना, तो उसमें हवा नहीं भरी होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिसकी वजह से वो खराब नहीं होता है। ठीक है, तो वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस कर दें, या फिर चौथा और सबसे कॉमन, शीतलन द्वारा। शीतलन द्वारा, शीतलन मतलब उसको ठंडा रखा जाए। और ठंडा कैसे रखेंगे बेटा? ठंडा कैसे रखेंगे? सबके घरों में फ्रिज होगा, जिनके यहाँ नहीं होगा वो पड़ोसी के यहाँ रख लेंगे, परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो सबके घरों में फ्रिज होगा, फ्रिज में रख दें। तो आप जानते हो कि फ्रिज में अगर खाना रख दिया गया तो वो सुबह का खाना आप शाम को भी खा सकते हो, शाम का खाना कल भी खा सकते हो, और सुबह का खाना भी कल खा सकते हो, मिलता ही होगा, हमें तो मिलता है। ठीक है, तो विकृत गंधता का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा पहले चैप्टर के, सारी चीजें थोड़ी सी शॉर्ट में एक बार आप लोग पढ़ चुके हो, इसीलिए इसको बस रिवाइज कराया जा रहा था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को लेके हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।